वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगी। किसके एग्जाम और कौन से एग्जाम, किस सब्जेक्ट के एग्जाम के बारे में बता रहा हूँ। तो एग्जाम्स है आपका बीए थर्ड सेमेस्टर का। जिन्होंने जियोग्राफी लिया हुआ है, जिन छात्र छात्राओं ने, उन्हीं के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में है, जियोग्राफी विषय वस्तु ले ली है, अर्थात जियोग्राफी आपका विषय है, तो आपको कौन कौन से प्रश्न तैयार करने चाहिए और कितने पाठ पढ़ने होते हैं, उनमें से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं जो कि आते हैं। पिछले जो है आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से आए हुए थे, तो उन सभी को वैसे हालांकि न्यूज़ जो है सिलेबस लागू हुआ है, लेकिन इससे पहले बीए थर्ड ईयर में खास करके आप देखिएगा तो इसको पेपर 2 के अंतर्गत पढ़ा जाता था, पर्यावरण को। ठीक है, तो उस वहाँ पर कई सारे जो प्रश्न बने हैं उन सभी के हिसाब से और अभी तक के अनुभवों के हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन पेपर को सेट करने का प्रयास किया है, मतलब मॉडल पेपर को। तो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस पेपर में भी प्रश्न आपको दिखाई पड़ेंगे, जिस प्रकार से हम अभी चर्चा करेंगे। विस्तार से हर एक मुद्दे को जानने का प्रयास रहेगा और एक ही वीडियो के माध्यम से लगभग पूरा का पूरा सिलेबस आप जान सकेंगे। अर्थात जियोग्राफी जो आपको पढ़ना है, जियोग्राफी में क्या पढ़ना है, जियोग्राफी में पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, अर्थात इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये आपको कुल मिलाकर के पढ़ना है। इसमें लगभग मैं बताऊं तो लगभग 16 चैप्टर्स जो है मेरे हिसाब से होते हैं। तो जैसे कि आपको पढ़ना क्या पड़ता है, जैसे कि इसमें हम इस वीडियो के माध्यम से पर्यावरण और उसकी संकल्पनाओं और तत्व को, एक जो चैप्टर मैंने पढ़ा है पर्यावरण संकल्पनाएं एवं तत्व, एक चैप्टर मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, तो इससे रिलेटेड प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दूसरा चैप्टर है पारिस्थितिकी, उससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पर्यावरणीय शिक्षा, वेदों में पर्यावरण एवं पर्यावरण का जो भारतीय परंपरागत ज्ञान रहा है और आपदा प्रबंधन के बारे में किस प्रकार से जानकारी मिलती है, उन समस्त चीज़ों के बारे में जो बनने वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा पांचवें चैप्टर यानी जैव विविधता और उसका संरक्षण, उससे रिलेटेड प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा छठवां चैप्टर है पर्यावरण प्रबंधन एवं संपोषित विकास की अवधारणा, इसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 वन विनाश से बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आठवां चैप्टर मृदा अपरदन और मृदा क्षरण, इससे बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा मरुस्थलीकरण यानी कि चैप्टर 9 से हम चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के बनने वाले प्रश्न। 10वां चैप्टर आपका है पर्यावरणीय प्रदूषण, इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा होगी। इसके अलावा 11वां चैप्टर है प्रकरण अध्ययन। प्रकरण अध्ययन का मतलब होता है जैसे गंगा कार्य योजना हो गई, बाघ परियोजनाएं आई, टिहरी बांध परियोजना है या नर्मदा घाटी जो परियोजना है, इन सभी से बनने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा होगी हमारी। इसके अलावा 12वां चैप्टर होगा आपका जलवायु परिवर्तन, अर्थात ग्रीन हाउस गैसेस है या प्रभाव उससे, या ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हैं, इनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा होगी। इसके अलावा ग्लोबल जलवायु निर्धारण, जैसे कि जिसको IPCC कहते हैं, इन सभी से बनने वाले ऑब्जेक्टिव्स के बारे में चर्चा होगी। इसके अलावा 14वां चैप्टर है जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव या राष्ट्रीय कार्य योजना, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी आपदाएं आती हैं, उनके बारे में खतरे, जोखिम, और इसके अलावा आपदाओं के प्रकार, प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो कुल मिलाकर के 15वां चैप्टर आपका होगा और 16वां लास्ट चैप्टर आपका होगा, जिससे आपदाओं के प्रकार, बहुत सारी आपदाएं होती है, जैसे कि बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, चक्रवात हो गया, ठीक है, भूकंप हो गया, सुनामी हो गई, भूस्खलन हो गया, और भी तमाम प्रकार की रासायनिक और नाभिकीय जो आपदाएं आती हैं प्राकृतिक तौर पर, इन समस्त आपदाओं के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास, अर्थात इनसे बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत यानी जो सांख्यिकीय, तकनीकी और सर्वेक्षण होता है, इससे बनने वाले जो मौखिक प्रश्न होंगे, अर्थात जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते, मतलब कि जो वाइबा वगैरह में जो पूछे जाते हैं, उसको लेकर के मैं भी थोड़ा सा एक वीडियो बना दूंगा कि जो प्रैक्टिकल होता है जियोग्राफी में, उसको लेकर के, तो परेशान नहीं होना उसके लिए। शुक्ला स्टडी पॉइंट लगातार आपके साथ हमेशा बना हुआ है और बना रहेगा इसी प्रकार से। बस आपका प्यार चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हिंदी का कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसको कोर्स लेना है तो वो कोर्स ले सकते हैं। अभी भी नहीं, हमेशा हिंदी का कोर्स जारी रहेगा। जिनको भी कोर्स लेना होगा वो हमारे नंबर 9161 93 60 62 पर आप व्हाट्सएप SMS कर दीजिएगा। हाँ, और मैं आपको जो है एक कोड सेंड करूँगा, बार स्कैनर कोड रहेगा, तो उस पर आप गूगल पे, फ़ोन पे जो भी चलाते हैं, उससे UPI माध्यम से आप मात्र 100 रुपये, या किसी कोई दूसरा चलाता है तो उससे ही आप उसको सेंड करवाएंगे 100 रुपये हमारे पास, स्क्रीनशॉट सेंड
अटेंड करेंगे आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और उसमें आपको पूरा का पूरा जो है हिंदी का जो कोर्स है वो आपको दे दिया जाएगा PDF नोट्स के साथ, ओके, मॉडल पेपर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले। देखिए आप प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। देखिए प्रश्नों को हमने रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांट करके आप लोगों के लिए लाया हूँ। पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए और इस प्रकार से आप देखेंगे हर एक स्लाइड हर एक जो है चैप्टर के बारे में आपको बताएगी, ठीक। तो चलिए देखते हैं पहला चैप्टर आपका क्या है, मतलब कि पहले चैप्टर से बनने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न है वो कौन कौन से हो सकते हैं। आपने इसको पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी है। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि पर्यावरण जीव के परिस्थिति कारकों का योग है। क्या? पर्यावरण जीव के परिस्थिति कारकों का क्या होता है? योग होता है। यह निम्न में से किसने कहा था? पीट्रिम सोरोकिन ने, या ए फिटिंग ने, या फिर EC सैंपल ने, ठीक है, एलन चर्चिल सैंपल, या फिर DH डेविस ने। बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? पर्यावरण जीव के परिस्थिति कारकों का योग है। पर्यावरण जीव के क्या है? जीव के परिस्थिति कारकों का योग होता है पर्यावरण। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले विद्वान है ए फिटिंग। ऑप्शन नंबर बी में दिए करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नांकित में से भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। बताएं, निम्नांकित में से भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। भूमि के रूप, बिल्कुल ये भौतिक पर्यावरण का तत्व है। भूमि का रूप मैंने बताया था आपको। मिट्टियाँ भी भौतिक पर्यावरण का ही तत्व हैं। खनिज पदार्थ भी भौतिक पर्यावरण के ही तत्व हैं। जबकि जो बस्तियाँ होती हैं मानव निर्मित होती हैं, अर्थात ये द्वितीयक चीज़ें होती हैं, यानी द्वितीयक पर्यावरण के, मतलब द्वितीयक तत्व होती पर्यावरण के। प्राथमिक तत्वों में जैसे कि भूमि, खनिज पदार्थ, जो मिट्टियाँ होती हैं। और जब जो है प्राथमिक इन चीज़ों से, यानी प्राथमिक पर्यावरण के तत्वों से जब हम मानव की क्रियाकलाप के द्वारा जब कोई नई वस्तु का निर्माण किया जाता है या नई चीज़ों का निर्माण किया जाता है, तो वो चीज़ें यानी कि अभौतिक वस्तुएं जो है अभौतिक तत्व पर्यावरण के, तो ये होती हैं बस्तियाँ वगैरह, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि मैदानों में रहने वाले मानव किस व्यवसाय में सर्वाधिक संलग्न रहते हैं। बताएं। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। मैदानों में रहने वाले जो मानव हैं वो किस व्यवसाय में सर्वाधिक संलग्न रहते हैं? कृषि में, पशुपालन में, या मत्स्य पालन में, या फिर व्यापार में? फटाफट से बताएं। जो मैदानों में रहने वाले जो मानव होंगे वो किस व्यवसाय में सर्वाधिक संलग्न रहेंगे? बताने का प्रयास करेंगे। आप बताइए खुद ही। क्योंकि मत्स्य पालन वो व्यक्ति करता है जो कि समुद्र के आसपास या नदियों किनारे रहते हैं, ठीक। वैसे समुद्र के आसपास। पशुपालन भी मतलब कि मैदानों में रहने वालों के लिए उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। व्यापार भी इतना सही तरीके से नहीं। बस मैदानों में जो रहने वाले लोग होते हैं वो अधिक मात्रा में, आप देखिए क्या करते हैं, कृषि करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। चूँकि वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होती है इसलिए वो कृषि कार्य किया करते हैं, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अब देखिए, अब बहुत सारे लोग कहेंगे क्या मैदानों में रहने वाले लोग पशुपालन नहीं करते? सर बिल्कुल पशुपालन करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी कि जो पशुपालन होता है और कृषि, मतलब जो पशुपालन होता है या खेती वगैरह करना होता है, ये सब किस में आता है? ये सब कृषि के अंतर्गत है, यानी कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत पशुपालन भी आता है, ठीक। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो कृषि के अंतर्गत पशुपालन ऑलरेडी समाहित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ज़्यादा बेटर रहेगा सभी का। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। पठारी भागों के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो पठारी भाग के लोग क्या करेंगे प्रमुख व्यवसाय के रूप में? भाई सभी को पता होना चाहिए, बिल्कुल वो खनन करेंगे। क्योंकि पठारों में आप देखिएगा खाने बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और वहाँ पर तमाम प्रकार के धातुएं, उपधातुएं और तमाम प्रकार के मेटल की प्राप्ति होती है, तत्वों की प्राप्ति होती है, एलिमेंट्स की। तो इसीलिए वहाँ पर जो है खुदाई करने के लिए ज़्यादा लोग तत्पर रहते हैं, यानी कि खान वहाँ पर होती है, तो खनन करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सागर तटीय निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? जो सागर के तट पर निवास करते हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या है भाई? तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, वो मत्स्य पालन वगैरह करेंगे जो समुद्र के तट पर रहेंगे, क्योंकि उनके लिए वही सरल तरीका होता है अपनी जीविका को उपार्जन करने के लिए, ओके। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो आपके 5 प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं और जानकारी की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो इनको एक बार ज़रूर आप 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा, क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो PDF जो है आपको उसी हिंदी वाले ग्रुप में मिल जाएगा। अगर हिंदी वाले जो छात्र हैं उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा, जो कोर्स लेंगे उनके लिए PDF ही मिल जाएगी, ओके। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, देखिएगा सभी लोग, कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों एवं जंतुओं के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। विज्ञान की वह शाखा
जिसमें पौधों एवं जंतुओं के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है वह शाखा क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी कहलाती है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आकारिकी कहलाती है, ऑप्शन सी कारिकी कहलाती है, या ऑप्शन डी फाइकोलॉजी कहलाती है? बताएं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों एवं जंतुओं के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है वह शाखा क्या कहलाती है? तो वह शाखा पारिस्थितिकी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ऑट इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। ऑट इकोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है भाई? क्या आता है भाई बताएं। एक समुदाय आता है, या अनेक समुदाय आते हैं, या अनेक समूह आते हैं, या अनेक जातियां आती हैं? तो ऑट इकोलॉजी के अंतर्गत बात की जाए क्या आता है भाई? आर्ट ऑटोलॉजी मतलब कि ऑट इकोलॉजी के अंतर्गत एक समुदाय विशेष आता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि सिन इकोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है? तो सिन इकोलॉजी के अंतर्गत बात की जाए अगर तो जो है अनेक जातियां आती हैं। क्या आती हैं? अनेक जातियां आती हैं सिन इकोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना तथा क्रिया का अध्ययन है, या परिभाषा किसने दी है? यानी पारिस्थितिकी की परिभाषा को देते हुए किसने कहा कि प्रकृति की संरचना तथा क्रिया का अध्ययन होता है पारिस्थितिकी? यह परिभाषा दी है किसने? तो इसको दिया है ओडम महोदय ने। किसने दिया भाई? ओडम महोदय ने ये परिभाषा दी है। और इनकी एक पुस्तक है 1971 ईस्वी में पुस्तक प्रकाशन में आती है, और उसी पुस्तक के माध्यम से परिभाषा मिलती है। कौन सी पुस्तक है? फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछता है कि फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ओडम महोदय, ये बात ध्यान रखिएगा। जबकि बात की जाए ओडम महोदय ने क्या कहा था अंग्रेजी में? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेचर। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। जबकि बात की जाए जो है फिलिप हैंडलर ने, उन्होंने कहा था कि पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके जो पर्यावरण होते हैं उनके परस्पर जो संबंध होते हैं उन्हीं का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ जो है ओरिजिनिज्म अ होम। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि पारिस्थितिकी का जो अर्थ है वो पारिस्थितिकी शब्द दो शब्दों से मिलकर के आपका बनता है ग्रीक भाषा के। एक होता है आइकोस और दूसरा होता है लोगिया। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर के बना है, और इसका अर्थ होता है वास या निवास स्थान, ये चीज़ें। ओके, तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई। तो ये लगभग इतने प्रश्न थे जो पारिस्थितिकी से रिलेटेड थे। आगे थोड़ा सा और चलते हैं और चीज़ों को जानने का प्रयास हम करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हो। चलें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है खाद्य श्रृंखला का संबंधित है, मतलब कि खाद्य श्रृंखला संबंधित है। किससे संबंधित है भाई खाद्य श्रृंखला? देखिए, तापमान से संबंधित है, या फिर ऑप्शन है जीव से, या फिर समुदाय से, या पारिस्थितिकी तंत्र से? बताएं। तो खाद्य श्रृंखला जो संबंधित है वो किससे संबंधित है भाई? वो संबंधित है पारिस्थितिकी तंत्र से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न जो है अगला है आपकी स्क्रीन पर कि पारिस्थितिकी तंत्र में जटिल पारस्परिक क्रिया करने वाला अंग है। कौन सा अंग है जो जटिल पारस्परिक क्रिया करने वाला है पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत? व्यक्ति या जनसंख्या, या जीव समुदाय व पर्यावरण, या जीव समुदाय व मृदा? बताने का प्रयास करेंगे। तो जीव समुदाय और पर्यावरण ये पारिस्थितिकी तंत्र में जटिल पारस्परिक क्रिया करने वाले अंग हैं। मतलब जीव समुदाय और पर्यावरण इन दोनों के बीच में क्या होता है? पारस्परिक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जीव में मनुष्य भी आ जाते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है जंगली पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? बताएं। जंगली पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादन होते हैं, या प्रथम उपभोक्ता होते हैं, या द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, या अपघटक होते हैं? तो जंगली पारिस्थितिक तंत्र में जो हरे पौधे होते हैं खास करके ये प्राथमिक उत्पादन होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ता जैवीय घटक है। बताएं। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ता जैवीय घटक है, जीवाणु, क्रीड़ा, या कार्बन डाइऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं? बताएं। तालाब के पारिस्थितिक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ता जैविक घटक है। बताएं कौन सा जैविक घटक होगा भाई? तो कीड़ा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा,
कार्बन में सही अनुक्रम सम्मिलित है, कार्बन चक्र में सही अनुक्रम सम्मिलित है, बताइए। उत्पादक उपभोक्ता अपघटक या अपघटक उपभोक्ता उत्पादक होना चाहिए, या उत्पादक अपघटक और उपभोक्ता होना चाहिए, या उपभोक्ता उत्पादक और अपघटक, बताएं ये कौन सा क्रम एकदम से सही होता है कार्बन चक्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इनमें से जो सही चक्र है, पहला होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता और तीसरा होता है अपघटक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पुनः नवीन होने वाला स्रोत नहीं है, फटाफट से बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन पुनः नवीन होने वाला स्रोत नहीं है, बताएं। जंगल, कोयला, या फिर जल, या जंगली जीवन, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन पुनः नवीन होने वाला स्रोत नहीं है? जंगल नवीन हो सकता है, नहीं हो सकता है, कोयला या जल या जंगली जीवन, बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल जो कोयला होता है वो नवीन नहीं हो सकता, बाकी जंगल नवीन हो सकते हैं, जल भी नवीन हो सकता है, जंगली जीवन भी नवीन हो सकता है, लेकिन कोयला जो होता है एक ऐसा स्रोत है पुनः नवीन होने वाला स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसी वन में पिरामिड कैसा होगा? तो किसी अगर वन के पिरामिड की अगर बात की जाए तो कैसा होगा भाई? उल्टा होगा, सीधा होगा, रेखीय होगा, या अनियमित होगा? तो किसी वन में जो पिरामिड बनता है खास करके वो कैसा बनता है? वो एकदम से उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, याद कर लीजिए एकदम से। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है कवक का है। कवक क्या है भाई बताएं? उत्पादक है, अपघटक है, उपभोक्ता है, या उपयुक्त सभी है? तो कवक की अगर बात की जाए तो कवक जो होता है ये अपघटक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आप लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझ लिया, जान लिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है जो कि आपके लिए जो है मैंने रखे हैं, और निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये सारी चीज़ों को जानने में। और इस प्रकार से आपको अभी तक जो है जिस प्रकार से कुछ मिला नहीं, अर्थात अभी तक आप लोग जो है इधर उधर भटक ही रहे थे कि जो है कुछ भी मिल जाए तो पढ़ा जाए। खास करके थर्ड सेमेस्टर के लिए अभी कुछ मात्रा में ना तो कॉलेज वगैरह में क्लासेस अभी उतना अधिक मात्रा में चल रही होंगी, और ना ही कहीं आपको मिल पा रहा था। तो इसीलिए हमने सोचा कि आपके लिए विधिवत तरीके से मैं ही व्यवस्था कर दूँ। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है कि इंग्लैंड में पर्यावरणीय शिक्षा पर राष्ट्रीय मंच कब बनाया गया? और मेरा यह परम कर्तव्य है, आपको बता दूं कि आपसे ज़्यादा मैं परेशान रहता हूं आप लोगों के करियर को ध्यान में रख करके, क्योंकि मैं यही सोचता हूं कि आप जितना अधिक नंबर लाएंगे हमारा भारत देश उतना ही अधिक बढ़ेगा। अर्थात हम ये चाहते हैं कि हमारे भारत के जो बच्चे हैं, हमारे जो जनमानस के लोग हैं, वो सभी अच्छा परफॉर्म करें और टैलेंटेड हों, ठीक है, और आगे चल करके देश का नाम रोशन करें, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। ठीक, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि इंग्लैंड में पर्यावरणीय शिक्षा पर राष्ट्रीय मंच कब बनाया गया? और मैं आपको बता दूं कि भारत की अगर बात की शिक्षा व्यवस्था की, तो जो यही शिक्षा है हायर एजुकेशन, यही सबसे आप आज के जो कॉलेजेस हैं इधर उधर फैले हुए प्राइवेट टाइप के, इनके माध्यम से जब आप उसमें पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई एकदम से होती नहीं, बस केवल लोग एक प्रकार से डिग्री देने के लिए वो कॉलेज खोल लेते हैं और बैठे रहते हैं। इस प्रकार से चीज़ें होती हैं, मैंने बहुत कॉलेजों में देखा इस प्रकार से। ठीक, तो चलिए प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। तो इंग्लैंड में पर्यावरणीय शिक्षा पर राष्ट्रीय मंच कब बनाया गया? बताएं कब बनाया गया था भाई? तो बनाया गया था 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में दिया करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न जिन लोगों ने तैयार कर लिया इन प्रश्नों को, निश्चित तौर पर उसको कोई टॉप करने से रोक नहीं सकता। बस इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है भाई? कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, GB पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान की स्थापना कब हुई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिएगा। प्रश्न है कि GB पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 1988 में हुई थी, 1988 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? बताएं भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी? देहरादून, अहमदाबाद, बंगलौर या मुंबई? बताएं भारत की बात की जा रही कि भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? ठीक, बताने का प्रयास करेंगे फटाफट से। कहाँ पर हुई है भाई? देहरादून में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास अपने। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वेद में वनस्पति व पर्यावरण संतुलन का उल्लेख मिलता है? बताएं
निम्न में से किस वेद में वनस्पति व पर्यावरण संतुलन का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी है यजुर्वेद में, ऑप्शन सी है अथर्ववेद में और ऑप्शन डी है सभी में। बताएं निम्न में से किस वेद में वनस्पति व पर्यावरण संतुलन का उल्लेख मिलता है? तो किस वेद में मिलता है भाई? इन सभी में, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सभी में पर्यावरण और वनस्पति के बीच में आप देखिएगा संतुलन के बारे में बताया गया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ओके, और बड़ी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे, चलिए हालांकि उस पर चर्चा हम नहीं करते हैं। सनातन धर्म हमेशा से एक प्रकार से उच्च ही रहा है और हमेशा से आप देखिएगा इसकी, सनातन एक धर्म नहीं है, एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा, गीता में श्री कृष्ण के अनुसार वृक्ष क्या है? बताएं गीता में भगवान श्री कृष्ण के अनुसार वृक्ष जो होते हैं वो लवण व जल अवशोषण के लिए जीते हैं, या परोपकार के लिए जीते हैं, या प्रकाश संश्लेषण के लिए जीते हैं, या लकड़ी उपलब्ध कराने के लिए जीते हैं? बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि गीता में श्री कृष्ण के अनुसार वृक्ष जो होते हैं वो किस लिए होते हैं? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो किस लिए होते हैं भाई? परोपकार के लिए होते हैं। अयम निजा परोवेति गणना लघु सचेत साम उदार चरित्रा नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ओके, भारत के लोग जिस प्रकार से वृक्ष जो होता है परोपकार के लिए जीता है, वृक्ष कबहु नहीं फल भखै नदी न संचय नीर परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। ठीक है, इस प्रकार से साधुओं की भांति और सनातन में आप देखिएगा परोपकारिता बहुत फैली। भारत एक ही मात्र ऐसा देश है जो कि हर धर्मों की को एक प्रकार से आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, हर धर्म को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहता है। ठीक, और यहाँ पर एक प्रकार से जो धर्म की बुराई हुई है दिल्ली में खास करके, मैंने अभी जो है न्यूज़ में देखा, और ये बिल्कुल एक प्रकार से कोई व्यक्ति किसी भी धर्म में जाए उससे कोई मैटर नहीं करता है। आप बौद्ध धर्म में चले गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। बौद्ध धर्म भी कोई बेकार धर्म नहीं है, अच्छा धर्म है, बहुत बेस्ट धर्म है, चूँकि सनातन का ही एक अंश है बौद्ध। तो एक प्रकार से इसमें क्या होता है कि जब आप बौद्ध धर्म में गए वो तो चलो ठीक बात है, लेकिन जब आप उस पर क्या करते हैं कि जब सनातन धर्म की बुराई की मैं जो है हिंदू मतलब कि जो वो हैं क्या बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करूँगा, जो है गौरी गणेश की पूजा नहीं करूँगा, ये सब जब इस प्रकार से शपथ दिलवाते हैं, मतलब आपके भगवान ठीक है, चलिए मान लिया सब कुछ ठीक है, लेकिन दूसरे के भगवान को नीचे कर करके आप अपने भगवान को ऊपर करेंगे तो आपका भगवान भी खुश नहीं होगा। ये बात सबसे तर्क संगत होती है। तो जब भी आप कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं, भारत धार्मिक स्वतंत्रता का एक प्रकार से अधिकार देता है, भारतीय संविधान किसी भी व्यक्ति को देता है। मैं बोलना नहीं चाह रहा था इस मुद्दे पर, लेकिन क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जब भी किसी धर्म पर आंच आती है तो वो दिक्कत की बात है, क्योंकि आप अपने धर्म को आगे बढ़ाइए। यही होता है धर्मवाद खास करके, या यही होता है खास करके आप देखिएगा जो है आप बहुत पहले की गए जो है जो कहीं ना कहीं पे अनायास तरीके से कुछ हुए, या फिर पहले की जो चीज़ें हैं उसका आज वर्तमान में आप उसका एक प्रकार से वो कर रहे हैं कि वो समय हम लोगों पर अत्याचार हुआ था तो आज हम उसका जो है बदला लेंगे। तो वो कोई एक प्रकार से ये कोई बहुत सोची समझी रणनीति नहीं है, ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ लोग आते हैं, वो वोट बैंक बनाने के चक्कर में। चूँकि अब क्या हो गया कि भाजपा वालों ने हिंदू वोट बैंक मजबूत कर लिया, सपा वालों ने कांग्रेस वालों ने लगभग वोट बैंक मजबूत कर लिया था। किसका भाई? तो ये लोग जो है मुस्लिमों का वोट बैंक मजबूत कर लिए थे एक प्रकार से, इधर उधर की गोलियां दे दे करके के अच्छी अच्छी गोलियां मतलब समझ रहे ना, राजनीतिक लुभावना वाली गोलियां। ठीक है, अब इसी प्रकार से अब अरविंद केजरीवाल जी की बात की जाए तो उनके लिए कुछ बचा नहीं मामला। ठीक, तो अब वो क्या करें, तो उन्होंने क्या किया, एक प्रकार से बौद्ध धर्म को एक प्रकार से बढ़ाने का प्रयास अब उनमें लग गए कि अगर जो है जो दलित लोग हैं वो चूँकि एक प्रकार से कहने में भी आ गए उन लोगों के, अब वो लोग ज़्यादा बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया और ऐसा करवा करके और सनातन धर्म की बुराई करके जब ऐसा आप करेंगे तो फिर दिक्कत है। ओके, आप करो किसी भी धर्म में जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, ना मैं बोलूँगा ना कोई बोलेगा, लेकिन जब भी आप किसी धर्म में जाएँ तो आप उस धर्म के बारे में या बुराई करते हुए और खुले मंच पर पे इस प्रकार से 10,000 लोग शपथ लेंगे, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। आगे बढ़ते तो परोपकार के लिए देखिए हर सनातन धर्म में सभी अच्छाइयाँ चीज़ें हैं, लेकिन कुछ लोग आए जिनकी वजह से कुछ बुराइयाँ आईं और आज वो बुराइयाँ समाप्त हो चुकी हैं। अब वो बुराइयाँ है नहीं जितनी बुराइयाँ लोग दिखा रहे हैं, लोग भड़का रहे हैं जनता को, लोग दलितों को एक प्रकार से एक साजिश में फंसा रहे हैं राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए। अब वो एक प्रकार से वोट बैंक अपना मजबूत कर रहे हैं, तो इसके झांसे में बिल्कुल भी ना आए, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को पहचाने। आपकी संस्कृति आपकी सभ्यता
सर्वोपरि है, हमेशा रहेगी। तो आप भटकें नहीं, आप किसी भी धर्म से हैं उस धर्म को माने, लेकिन आप किसी धर्म की बुराई ना बताएं, अपनी धर्म की अच्छाई बताएं लेकिन दूसरे धर्म की बुराई ना बताएं। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होना चाहिए किसी भी मानवतावादी व्यक्ति का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कालिदास ने अपनी कृति किस कृति में वृक्षों को छाया व मधुर फलों युक्त सुपुत्रों के समान बताया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है कि कालिदास ने अपनी किस कृति में वृक्षों को छाया व मधुर फलों युक्त सुपुत्रों के समान बताया है। कुमार संभव में, या ऋतु संहार में, या मेघदूत में, या रघुवंश में। बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस में बताया भाई? रघुवंश में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छा, ये किस में कहा गया है कि भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ? किस वेद में ये बातें बताई गई हैं? तो ये अथर्ववेद में कहा गया है कि भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। ये ऋग्वेद में बताया, सॉरी किस वेद में बताया गया भाई? अथर्ववेद में बताया गया। मैंने इसको बता दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो कि प्रकृति की पूजा करता है। आप देखिएगा, इस धर्म के माध्यम से आप जो है किसकी पूजा करते हैं? वनस्पतियों की पूजा करते हैं, नीम के पेड़ की पूजा, पीपल के पेड़ की, बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। जब कलश रखा है तो पंच पल्लव रखे जाते हैं। जब जो है प्रभु की शालिग्राम या फिर किसी भी भगवान का जब स्नान होता है, पंचगव्य का स्नान होता है, ठीक है, पंचामृत बनते हैं। आप देखिए, प्रकृति से जुड़ी हुई पूजा होती है। सूर्य चंद्रमा की पूजा होती है, वायु आकाश की पूजा होती है, ठीक है, धरती की पूजा होती है, मिट्टी की पूजा होती है, यहाँ तक कि गाय के गोबर की तक की पूजा होती है, गऊ की पूजा होती है। आप ये धर्म सबसे कहीं ना कहीं पे, अब इस धर्म के बारे में जब आप इस प्रकार की चीज़ें या इस प्रकार की रणनीति अपनाएंगे तो फिर दिक्कत की बात है। ठीक, जो धर्म प्रकृति और मनुष्य वातावरण के बीच में संबंध स्थापित करने में सबसे अग्रगण्य भूमिका निभाता है, जब उस धर्म पर उंगलियां उठने लगती हैं तो फिर दिक्कत की बात है। अभी तक बॉलीवुड वालों ने एक प्रकार से थोड़ा सा दिक्कत कर रहे थे, मतलब, और अब कुछ लोग राजनीति वाले इस प्रकार से, सभी लोगों को लगता है कि ये लोग थोड़ा सा क्या है कि बहुत मधुरम में हैं, बहुत मतलब कि हमेशा से सब चीज़ माफ़ कर देते हैं, कि मतलब एकदम से होते नहीं से भोलेनाथ महाराज, हमारे प्रभु शंकर जी, हर एक जो है चीज़ें बहुत भोला हैं। कोई आप उन पर देखिएगा, उनसे प्रसन्नता बहुत जल्दी होते हैं। ठीक, ये चीज़ें, चलिए हालांकि आगे बढ़ते हैं, उस पर चर्चा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तो तारतम्यता स्थापित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि पर्यावरण का संतुलन बना रहे, और पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए आपको प्रकृति पूजा जरूरी होती है। जब आप उसको एक देवता के तुल्य समझेंगे तो आप उसको नहीं काटेंगे। और नीम का पेड़ या पीपल का पेड़, ये सब बहुत ज़्यादा औषधि देने वाले वृक्ष हैं। ओके, अगला प्रश्न आ चुका है कि विश्व के लगभग, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, विश्व के लगभग कितने प्रतिशत ज्ञात पशु विलोपन के कगार पर हैं? विलोपन मतलब खत्म होने के कगार पर हैं। तो विश्व के लगभग जो है 8% से अधिक जो है पशु जो है ये विलोपन के कगार पर है, यानी खत्म होने के कगार पर हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जैव विविधता में कौन सम्मिलित है? बताएं, जैव विविधता में कौन सम्मिलित है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, या अति सूक्ष्म जीवाणु? जैव विविधता में कौन कौन से लोग संकलित होते हैं? कौन? तो भाई देखिएगा, जैव विविधता में सारे लोग सम्मिलित होते हैं, जीव जंतु भी, अति सूक्ष्म यानी छोटी छोटी जीवाणु भी, और पेड़ पौधे भी। ओके, ये सब जैव विविधता में आते हैं। जैव विविधता मतलब क्या होता है? एक प्रकार से वनस्पतियाँ, छोटे मोटे जो है कीड़े मकोड़े और जीव जंतु जो होते हैं, जब एक स्थान पर किसी स्थान पर ज़्यादा मात्रा में निवास करते हैं, उसी को जैव विविधता वाला क्षेत्र बोला जाता है। यानी कई प्रकार के जीव रहते हैं। जैव विविधता, जैव माने जीव, विविधता माने अनेक प्रकार के रहने वाली। अगला प्रश्न, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में से? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है भाई? सभी को पता होगा। कहाँ पर दुधवा, कहाँ पर है भाई? तो यूपी में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, यूपी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ओके, दुधवा नेशनल पार्क जो है या राष्ट्रीय उद्यान, वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में ही है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नांकित में से कहाँ हिम तेंदुआ पाया जाता है? हिम तेंदुआ मतलब एक प्रकार, हिम माने होता है बर्फीला, तो हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है भाई? मानस में, सुंदरबन में, या रणथंभौर राजस्थान में है उस वहाँ पर, या दची गांव में? बताने का प्रयास करेंगे। निम्नांकित में से कहाँ हिम तेंदुआ पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल दची गांव में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, भारतीय गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संरक्षित है? बताएं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, या जिम कार्बेट, या फिर बांदीपुर? बताने का प्रयास करें सभी लोग। भारतीय गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संरक्षित होता है या है? बताएं,
तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम पारित हुआ था भाई, वो जो पारित हुआ था वो पारित हुआ था आपका 1952 ईस्वी में। क्या पारित हुआ था? 1952 ईस्वी में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न आप देखिएगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यानी सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? उड़ीसा में है। ठीक है, सिमलीपाल कहाँ पर है भाई? उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, जैव विविधता विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया? बताएं। जैव विविधता जो विधेयक होता है वो संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो वो प्रस्तुत किया गया था भाई कब कब प्रस्तुत किया गया था? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। कब प्रस्तुत किया गया जैव विविधता विधेयक? तो प्रस्तुत कब किया गया था? वो किया गया था मई 2002 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, उष्णकटिबंधीय नम सदाबहार वन भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? बताएं। मालाबार, दक्कन, अंडमान या पश्चिमी हिमालय? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। उष्णकटिबंधीय नम सदाबहार वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो मालाबार तट पर, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? बताएं। रणथंभौर, केवलादेव, कार्बेट या सरिस्का? बताने का प्रयास करेंगे। अर्थात इनमें से 3 राष्ट्रीय उद्यान जो हैं राजस्थान में ही हैं, लेकिन एक ऐसा है जो कि नहीं है। तो जिम कार्बेट जो है राजस्थान में नहीं, जबकि सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव ये सब केवलादेव घाना पक्षी विहार हो गया, सरिस्का, रणथंभौर ये सब राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जिम कार्बेट ये नहीं स्थित है। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ओके, प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है मेरे भाई, प्रश्न है कि पर्यावरण प्रबंधन से तात्पर्य है। बताएं, पर्यावरण प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? बताएं। पर्यावरणीय घटकों के मध्य संतुलन स्थापित करना, या पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रित करना, या पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन करना, या इनमें से कोई? फटाफट से बताने का प्रयास करें। कोई नहीं। तो पर्यावरण प्रबंधन से तात्पर्य जानते हैं क्या है? होता है पर्यावरण प्रबंधन से तात्पर्य होता है पर्यावरणीय घटकों के मध्य संतुलन स्थापित करना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण को विपरीत रूप से प्रभावित न करते हुए लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना क्या कहलाता है? तो पर्यावरण को विपरीत रूप से प्रभावित ना करते हुए लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना जो होता है ये कहलाता है संपोषित विकास, या जिसको आप सतत पोषणीय विकास या सतत विकास कहते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, वही होता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि बांध परियोजनाओं ने देश की विशिष्ट जो है वनस्पतियों को नष्ट कर दिया है, यह कथन किसका है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि बांध परियोजनाओं ने देश की विशिष्ट वनस्पतियों को नष्ट कर दिया है, यह कथन किसका है? सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे, या मेघा पाटेकर, या माधव गाडगिल? किसका है करेक्ट आंसर? तो ये माधव गाडगिल महोदय ने कहा था। क्या कहा था माधव गाडगिल ने? कि बांध परियोजनाओं ने देश की विशिष्ट वनस्पतियों को नष्ट कर दिया। चूंकि जब बांध बनता है किसी भी नदी पर तो वहाँ पर जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और जब भी जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है तो क्या होता है भाई? जल भराव की समस्या उत्पन्न होने के बाद में क्या होता है? जब भी जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाएगी तो पर्यावरण का एक प्रकार से जो संतुलन होता है, चूँकि वनस्पतियाँ सारी नष्ट हो जाएंगी, जितने भी जीव जंतु होंगे नष्ट हो जाएंगे, और बांध बनाने से बहुत ज़्यादा फायदा होने के साथ ही साथ घाटा भी बहुत ज़्यादा ही अधिक मात्रा में होता है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत में सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? रिहंद नदी, सतलुज नदी, नर्मदा नदी, या महानदी? बताएं। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। भारत में सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो किस नदी पर बनाया जा रहा है भाई? तो नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि मैंने आपके समक्ष बताया। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सभी को। और अभी जिनका बात की जाए, अगर आप होम साइंस जिन छात्रों ने होम साइंस विषय वस्तु ले रखी है, थर्ड ईयर में है और सोच रहे हैं कि क्लास कहाँ पर हो रही है, तो अभी रात के 8 बजे से आपकी क्लास हो गई है। आप लोग देख लीजिएगा उसको, ठीक है? तो जो है इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, होम साइंस, एजुकेशन, ठीक, इकोनॉमिक्स सभी की क्लास जो है
चैप्टर 1 जो हुआ है वो सब बोर्ड पर मैंने पढ़ा दिया है विस्तार से, आप लोगों ने उसको देखा ही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है कि भारत में तटवर्ती नियमन क्षेत्र अधिसूचना कब जारी की गई? फटाफट से बताइएगा। कब जारी की गई भारत में तटवर्ती नियमन क्षेत्र अधिसूचना कब जारी की गई है, बताएं। तो कब जारी की गई भाई? वो जारी की गई 19 फरवरी 1991 में। ऑप्शन नंबर डी में दिया, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब स्थापित किया गया? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो स्थापित किया गया था वो किया गया है भाई 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ये सब ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, ध्यान रखिएगा। एक कथन बड़ा फेमस है कि ये परियोजनाएं मेरे लिए आधुनिक मंदिर एवं तीर्थ हैं, ये किसने कहा था? परियोजनाओं को लेकर के जो परियोजनाएं चल रही थी, नदी घाटी परियोजनाएं, इनको लेकर के किसने कहा था कि ये परियोजनाएं मेरे लिए आधुनिक मंदिर एवं तीर्थ का स्थान है? तो किसने कहा था भाई इसको कहने वाले विद्वान थे जवाहरलाल नेहरू जी को सभी लोग जानते होंगे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही कहा था कि ये परियोजनाएं जो हैं ये मेरे लिए आधुनिक मंदिर एवं तीर्थ स्थान का काम करेंगी। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। योजना आयोग ने टेहरी बांध की जो परियोजना थी इसको मंजूरी कब दी थी, यानी कि स्वीकृति कब दी थी? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। टेहरी बांध परियोजना बताइएगा सभी लोग। टेहरी बांध परियोजना जो है उसको योजना आयोग ने कब स्वीकृति दी थी? तो कब स्वीकृति दी थी भाई? 1972 ईस्वी में। ये सब ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, अच्छा बताइए, बारना, तवा और वर्गी इन सभी बांधों का संबंध किस परियोजना से है? तो इन सभी का जो संबंध है वो सरदार सरोवर बांध परियोजना से ही है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, देखेंगे सभी लोग। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि किस शासन काल में भारतीय सागौन बड़ी मात्रा में यूरोपीय देशों को भेजा जाता था? बताइए। भारतीय सागौन का वृक्ष आप लोग जानते हैं, बिल्कुल। तो वही पूछ रहा है आपसे कि किस शासन काल में भारतीय सागौन बड़ी मात्रा में यूरोपीय देशों को भेजा जाता था? मुगल काल में, ब्रिटिश काल में, या मौर्य काल में, या वैदिक काल में? तो कब भेजा? सभी को पता होगा कब भेजा जाएगा, जब ब्रिटेन काल होगा, यानी कि जब जो है ब्रिटिश शासन कर रहे होंगे, यानी कि ब्रिटेन के लोग ही, तभी वही लोग भेज रहे थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नांकित में से कौन वन विनाश का कारण है? ऊर्जा प्राप्ति, कृषि भूमि का विस्तार, अत्यधिक पशुचारण, ये सभी होंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ये सब वन विनाश के कारण है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वन विनाश का प्रभाव किस रूप में होता है? तो वन विनाश का जो प्रभाव होता है वो किस रूप में होता है? तापमान वृद्धि के रूप में, या वन्य जीवों का सफाया होता है, या अनावृष्टि के रूप में, या ये सभी के रूप में होता है? बताएं। तो भाई इन सभी के रूप में होता है वन विनाश का प्रभाव। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जंगलों का प्रमुख उत्पादन तो पानी है, या कथन किसका है? बताएं। जंगलों का प्रमुख उत्पादन तो पानी है, या कथन किसका है? तो या कथन किसका है भाई? या कथन कहने वाले विद्वान जो हैं उनका नाम है जो है एस.एन. घोष। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने कहा था कि जंगलों का प्रमुख उत्पादन क्या है? पानी है। अगला प्रश्न देखिएगा, कालागढ़ बांध बनाने से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रभावित हुआ है? बताएं। कालागढ़ जो बांध बनाया गया है उसको बनाने से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रभावित हुआ है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो प्रभावित हुआ। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वन विनाश से होता है क्या? होता है बाढ़ों को प्रकोप बढ़ता है, जलवायु संबंधी परिवर्तन, जलस्तर नीचे जाना। बताएं, या उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वन विनाश के बारे में बता दी। वन विनाश से क्या होता है? अगर वन विनाश अगर आप करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा हानियाँ होंगी। क्या क्या हानियाँ होंगी? ये सारी की सारी हानियाँ होंगी। जलवायु संबंधी परिवर्तन भी हो सकता है, बाढ़ ज़्यादा अधिक मात्रा में आएंगे, चूँकि जिन जलों को, या फिर जब बाढ़ के जो जल आते हैं उनको जो पौधे होते हैं, जो वनस्पतियाँ होती हैं वो रोकती हैं कभी जो है काफ़ी हद तक। और जब वन विनाश हो जाएगा, वनों की कटाई हो जाएगी, तो मृदा क्षरण होगा, मृदा की उर्वरक क्षमता क्षीण होगी, बहुत सारा नुकसान होता है वन की कटाई से। ठीक है, आगे समझते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। हमारे देश में वन नीति कब से लागू है? बताएं। हमारे देश में वन नीति कब से लागू है? 1870 से, 1890 से,
या फिर 1894 से या 1952 से, बताएं। तो हमारे देश में वन नीति जो है वो कब से लागू है भाई, वो कब से लागू है, तो लागू है आपकी 1894 ईस्वी से ही। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वन हमें देते हैं, वन हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन, पोषक तत्व, वनोपज, मतलब कि वनोपज, बताएं। तो सब कुछ देते हैं, बिल्कुल सब कुछ देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वन हमें ये सब कुछ देते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए, मृदा अपरदन का प्रमुख कारण बताएं। मृदा अपरदन का प्रमुख, मृदा अपरदन माने होता है मृदा का कट करके बहना। तो मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है, वनों का विनाश, बिल्कुल है। झूमिंग कृषि के द्वारा भी मृदा अपरदन होता है, कृषि का गलत ढंग से प्रयोग करने से भी। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से जानने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से, सॉरी, अगला प्रश्न क्या है, कजरी, कजरी कहाँ है बताएं, कजरी कहाँ है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। कजरी कहाँ है, कजरी कहाँ है, जोधपुर में है, जो उदयपुर में है, भोपाल में, बीकानेर में है, या कहाँ पर है, जयपुर में है, कहाँ पर है। तो काजरी जो है ये कहाँ पर है भाई, काजरी जो है ये आपका पड़ेगा मेरे हिसाब से क्या ये जोधपुर के आसपास, जोधपुर में पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय वर्षा के रुक रुक कर या बूंदों के रूप में होने से सतह की मृदा ढीली होने से कहलाता है, बताएं। वायुमंडलीय वर्षा के रुक रुक या बूंदों के रूप में होने से सतह की मृदा जो ढीली होती है उसके होने से होना क्या कहलाता है, बताएं। मतलब कि ये देखेंगे, एक मिनट, हाँ बताएं। वायुमंडलीय वर्षा के रुक रुक कर या बूंदों के रूप में होने से सतह की मृदा ढीली होने से होने वाला जो अपर्दन होता है वो कौन सा अपर्दन कहलाता है, परत अपर्दन, रिल अपर्दन या छींट अपर्दन। ठीक, तो ये कौन सा अपर्दन होता है, अपर्दन माने होता है मिट्टी का कट करके बहना। मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही अपर्दन, अपक्षय, आच्छादन, इन सब चीज़ें बता रखी है। ठीक, तो बताइए, तो ये क्या होगा, परत अपर्दन होगा, रेल अपर्दन होगा या छींट अपर्दन होगा। तो ये अपर्दन होगा भाई छींट अपर्दन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, पवन द्वारा सर्वाधिक अपर्दन कहाँ पर होता है, मरुस्थलों में, नदियों के मैदानों में, या पठारों में, या सभी स्थानों पर। तो पवन के द्वारा खास करके जो सर्वाधिक अपर्दन होता है मरुस्थलों में होता है, जहाँ पर जो है बालू होती है, क्योंकि बालू हवा में उड़ जाती है सभी और अपर्दन हो जाता है उसका, यानी कि उस उड़ करके जो मतलब कि जो मरुस्थल होता है वो वहाँ की जो मिट्टियाँ होती हैं उड़ करके अलग स्थानों पर जा करके तमाम प्रकार के जो है वायु परिवर्तन के द्वारा कई प्रकार के, मतलब कि वायु के अपर्दन के द्वारा कई प्रकार के स्थलाकृतियों का भी निर्माण होता है। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करी थी ऑलरेडी, आप लोगों को पता होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अगला प्रश्न है कि निम्नांकित नदियों में से किसने अपर्दन द्वारा बीहड़ों का सर्वाधिक निर्माण किया है। तो कौन सी ऐसी नदी है जिसने अपर्दन कर करके बीहड़ों का निर्माण किया सबसे अधिक मात्रा में, तो उस नदी का नाम है भाई चंबल नदी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। चंबल नदी कहते हैं ना, चंबल नदी का जो बीहड़ है आपको पता होगा, गुंडा बदमाश वहीं पर छिपते थे पहले, वो नक्शा मतलब वहाँ पर पुलिस भी नहीं जाती जल्दी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है, प्रश्न देखेंगे सभी लोग, प्रश्न क्या दिया हुआ है भाई, मिट्टी का अपरदन कैसे रोका जा सकता है, वनों की सुरक्षा से, बिल्कुल, इसका अधिकाधिक वनारोपण से और वनों के विनाश से, बताएं। मिट्टी का अपरदन हम कैसे रोक सकते हैं भाई, मिट्टी का अपरदन रोकने के लिए हमको क्या करना होगा, बिल्कुल हमको अधिक से अधिक वन रोपण करना होगा। वनों की सुरक्षा, चलिए ये उतना ज़्यादा बेटर नहीं होगा ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। ठीक, क्यों ऐसा होता, क्योंकि अधिक से अधिक अगर वनों को हम लगाएंगे तो मिट्टी उसमें फंस करके रुक जाएगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं बह पाएगी। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आप वनों की सुरक्षा करते रह जाओगे तो हो सकता है कुछ जो है अपर्दन जरूर रुकेगा, अगर वनों की कटाई ना करेंगे तो अपर्दन जरूर रुकेगा, लेकिन अब ज़्यादा वन अगर और लगाएंगे तो और भी मृदा अपर्दन से छुटकारा मिलेगा। तो इस प्रकार से भविष्य की दृष्टि से बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बड़ा ही धाकड़ है। प्रश्न क्या है भाई, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, बताएं। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल। कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, निम्नांकित में से कौन उष्ण व्यापारिक पवनों के प्रदेशों का मरुस्थल है। उष्ण माने होता है गर्म,
बताएं। तो आकाटामा, थार या कालाहारी मरुस्थल, कौन सा ऐसा मरुस्थल है जो उष्ण व्यापारिक पवनों के प्रदेशों का मरुस्थल है? बहुत घुमा करके प्रश्न पूछा गया है। तो आपको बता दूं कि ऐसा जो मरुस्थल होगा वो गर्म होगा, जबकि आकाटामा मरुस्थल, आटाकामा और कालाहारी ये ठंडे यानी कि मतलब कि जो है व्यापारिक पवनों के बनने वाले मरुस्थल हैं। जबकि थार मरुस्थल जो भारत का ही है, ये उष्ण व्यापारिक पवनों के प्रदेशों का मरुस्थल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नांकित में मध्य अक्षांशीय मरुस्थल कौन सा है? मध्य अक्षांश मतलब कि जो विषुवत रेखा के सीध पर पड़ता है। कालाहारी, अरेबियन, आटाकामा या फिर जो है सोनोरान, बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा सोनोरान, अर्थात ये मध्य अक्षांशीय मरुस्थल है सोनोरान। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, थार का मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? थार का मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है भाई? किस भाग में है? उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, उत्तर दक्षिणी पश्चिमी या फिर दक्षिणी पूर्वी? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। थार का मरुस्थल जो है भारत के किस भाग में स्थित है? तो थार का मरुस्थल भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में। उत्तरी पश्चिमी भाग का मतलब क्या है? देखिएगा, उत्तरी पश्चिमी भाग देखिए, मान लेते हैं ये गुजरात आपका, ये अपना भारत मान लेते हैं कि ये बन गया। ठीक, ये भारत है और थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पर गुजरात आपका पड़ेगा, थोड़ा सा और लंबा पड़ेगा ऐसे। ठीक, तो अब मान लेते हैं उत्तरी पश्चिम, तो भारत का उत्तर ये हो गया। ठीक, और दक्षिण नीचे हो गया आपका। ठीक, ये हो गया आपका पूर्वी एरिया, ये हो गया आपका पश्चिमी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो? थार का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है आपका? उत्तरी पश्चिमी। उत्तरी क्या यानी कि इधर, पश्चिमी मतलब कि इधर, यानी कि ये राजस्थान के साइड पे आप देखिएगा, इधर यहीं पे मरुस्थल ये फैला हुआ है आपका नीचे। ठीक, इस प्रकार से तो ये होता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, हाँ, मरुस्थलीकरण का कारण है वनस्पति का विनाश, अनियंत्रित पशुचारण, वर्षा की कमी, सभी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। प्रश्न है कि जो है मरुस्थलीकरण से राजस्थान के मरुस्थली, प्रश्न देखेंगे, मरुस्थलीकरण से राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में भूमिगत जल स्तर कम हो रहा है, बढ़ रहा है या कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, इनमें से कोई नहीं? तो मरुस्थलीकरण के से राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में जो भूमिगत यानी भूमि के अंदर जो जल स्तर है वो क्या हो रहा है भाई? वो खास करके कम हो रहा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्रीय मरुस्थल शोध संस्थान काजरी कहाँ पर स्थित है? तो काजरी मैंने पहले ही आपको बताया था, काजरी जो है ये क्या है? केंद्रीय मरुस्थल शोध संस्थान है। ये कहाँ पर स्थित है भाई? तो ये कहाँ पर है बताने का प्रयास करेंगे। तो ये मैंने कहाँ पर बताया था आपको, अगले वीडियो में आपको बताया होगा हमने। काजरी कहाँ पर है भाई? तो ये कहाँ पर है भाई? काजरी जोधपुर में। कहाँ पर है? काजरी जोधपुर में। जोधपुर मैंने उसमें बताया था, तो जोधपुर में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी, जोधपुर में स्थित है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नांकित में से किस प्रदूषण के द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती हैं? बताएं, किस प्रदूषण के द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती हैं? वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? ऐसा कौन सा प्रदूषण है जिसके कारण से क्या होती हैं बीमारियां अधिक मात्रा में होती हैं? वो कौन सा प्रदूषण, सबसे अधिक मात्रा में प्रदूषण कौन से उससे होता है? बताएं, किस प्रदूषण से सर्वाधिक बीमारियां होती हैं? तो सभी को पता होगा कौन सा प्रदूषण होगा, वो जल प्रदूषण। जल प्रदूषण से बहुत अधिक बीमारियां होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, जल प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, जल प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है वनस्पति पर, जीव जंतुओं पर या मानव पर या फिर सभी पर? तो भाई जल प्रदूषण का जो प्रभाव होता है सभी पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त तो सभी पर। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा कारक जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है? तो कौन सा कारक जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है? उनमें से यानी कौन सा कारक है भाई? देखिए, वन विनाश, घरेलू अपमार्जक, औद्योगिक अपशिष्ट या कृषि बहिष्राव? तो सबसे अधिक जो जल को प्रदूषित करता है वो औद्योगिक अपशिष्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, वाहनों से सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? तो वाहनों से सर्वाधिक मात्रा में जो गैस निकलती है उस गैस का नाम है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। ओके, CO गैस जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अधिक मात्रा में निकलती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आप देखिएगा, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोतों में कौन सम्मिलित नहीं है? बताएं। ज्वालामुखी विस्फोट, जंगलों की आग, आंधी तूफान से उत्पन्न धूल या रासायनिक उर्वरक। फटाफट से बताएंगे, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोतों में कौन सम्मिलित है? फटाफट से बताएंगे। तो वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोतों में कौन सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है ना, कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सम्मिलित नहीं है भाई? तो कौन सम्मिलित नहीं है इनमें से? रासायनिक उर्वरक जो है ये संकलित नहीं है। बाकी जंगलों की आग, ज्वालामुखी विस्फोट, आंधी तूफान से उत्पन्न धूल, ये सब वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोतों में सम्मिलित हैं, जबकि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं ये प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पर्यावरण निवारण एवं प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून कब लागू किया गया? तो प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून जो है वो कब लागू किया गया भाई? वो लागू किया गया 1981 ईस्वी में ही। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न 1986 में और विधिवत तरीके से ये आकर के चालू लागू होता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है, वायु रोग किस प्रदूषण के कारण से होता है? वायु रोग जो होता है ये किस प्रदूषण के कारण से होता है भाई? तो वायु रोग जो होता है ये जल प्रदूषण के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ध्वनि माप की इकाई है। ध्वनि माप की इकाई क्या है? वाट, डेसिबल या डेसिमल? बताएं। ध्वनि माप की इकाई क्या होती है भाई? ध्वनि माप की इकाई होती है आपकी डेसिबल। कौन सी इकाई? डेसिबल होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, रेडियोधर्मी तत्व है, बताएं। रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? थोरियम है या यूरेनियम है या एक्टिनियम है या फिर ये सभी हैं? तो भाई ये सभी ऐसे ही तत्व हैं जो कि रेडियोधर्मिता उत्पन्न करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आ चुका है। देखें, प्रश्न आ सकता है कि प्रदूषित मृदा में पादप पोषक तत्व कैसे होते हैं? अनुपस्थित या भरपूर या अपरिवर्तनीय या इनमें से कोई नहीं? तो प्रदूषित मृदा में जो होते हैं वो पादप पोषक तत्व जो होते हैं वो कितना होते हैं भाई? वो एकदम से कहीं ना कहीं पे कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। प्रदूषित मृदा में पादप पोषक तत्व जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, इसीलिए वो प्रदूषित मृदा ऑप्शन हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सायरन बजने से कितनी ध्वनि उत्पन्न होती है? सायरन बजने से कितनी ध्वनि उत्पन्न होती है भाई? तो सायरन बजने से जो है वो 140 से 150 डेसिबल जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है भाई कि गंगा कार्य योजना, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न क्या है कि गंगा कार्य योजना जो है उसका प्रारंभ कब हुआ? 1972, 1982, 1986 या 1989? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। गंगा कार्य योजना का प्रारंभ कब हुआ? गंगा कार्य योजना का प्रारंभ कब हुआ था? फटाफट से बताने का प्रयास। करेक्ट आंसर क्या होगा? जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से सभी लोग बताइएगा, गंगा कार्य योजना का प्रारंभ कब हुआ? बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। गंगा कार्य योजना का प्रारंभ कब हुआ? 1986, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गंगा कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य बताइए। गंगा कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। मुख्य उद्देश्य क्या है? गंगा के पानी की गुणवत्ता को सुधारना, बिल्कुल। गंगा में दूसरी नदियों का पानी ना मिलने देना या इनमें नाव चलाना, इसमें या ऊपर सभी बताएं। तो गंगा कार्य योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, अर्थात गंगा के पानी की गुणवत्ता को सुधारना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ऐसा नहीं कि दूसरी नदियों का पानी उसमें ना मिलने देना, कोई दिक्कत की बात नहीं, मिले कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सब तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत ही हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कार्य योजना के प्रथम चरण में कितनी योजनाएं आरंभ की गई? बताएं। तो गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण में कितनी योजनाएं आरंभ की गई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। कितनी योजनाएं आरंभ की गई थी भाई? तो योजनाएं थी 261 के आसपास। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? शेर है, हाथी है, मतलब शेर, हाथी या बाघ या ऊंट? बताएं। तो हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु है उसके अगर नाम की बात की तो उसको बाघ कहा जाता है, ठीक है, शेर नहीं बाघ। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंद्रावती बाघ परियोजना किस राज्य में है? तो इंद्रावती बाघ परियोजना जो है आपकी ये छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ेगी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा,
भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुई? 1952 ईस्वी में, या 1972 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, या 1979 ईस्वी में? फटाफट से बताएं, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुई? करेक्ट आंसर क्या होगा? 1973 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, भारत में कितनी बाघ परियोजनाएं हैं? बताएं, भारत में कितनी बाघ परियोजनाएं हैं बताने का प्रयास करेंगे। तो भारत में बात की है 27 बाघ परियोजनाएं लगभग हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। कितनी परियोजनाएं भाई? भारत में कितनी बाघ परियोजनाएं हैं? 27 बाघ परियोजनाएं भारत में हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का मतलब गठन, प्रश्न बड़ा अच्छा, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था भाई? वो किया गया था आपका 1985 ईस्वी के आसपास, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि हम गंगा की प्राचीन शुद्धता को फिर से प्रतिस्थापित करेंगे, यह किसका कथन है? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बीपी सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी? प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, एग्जाम की दृष्टि से आ सकता है प्रश्न। ठीक है, इसमें से लगभग 3 से 4 प्रश्न आएंगे एग्जाम में, ये बात ध्यान रखिए जो अभी मैंने बताया है। ये बताएं, प्रश्न क्या है कि हम गंगा नदी की या हम गंगा की प्राचीन शुद्धता को फिर से प्रतिस्थापित करेंगे, यह कथन किसका है? तो इसको राजीव गांधी ने कहा था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक बाघ परियोजनाएं किस राज्य में हैं? बताएं, उत्तरांचल में, या कर्नाटक में, या अरुणाचल प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में? तो भाई सबसे अधिक जो बाघ परियोजनाएं हैं वो मध्य प्रदेश में है, एमपी में, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव इस उपस्थिति में होता है? बताएं, अवरक्त प्रकाश की पृथ्वी पर पहुंचने से, या वायुमंडल में ओजोन परत, या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के होने से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताने का प्रयास करेंगे। हरित गृह प्रभाव इस उपस्थिति में होता है, किस उपस्थिति में होता है भाई? हरित गृह प्रभाव जो होता है वो किस उपस्थिति में होता है? तो वो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, ऑप्शन नंबर इसका डी सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत सीधी प्रभावित हो रही है कारखानों से, ऑटोमोबाइल से, या सुपर सोनिक जेट से? बताने का प्रयास करेंगे। तो ओजोन परत जो होती है वो सीधी तौर पर जो प्रभावित हो रही है वो किससे प्रभावित हो रही है? सुपर सोनिक जेट से, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ये सीधी प्रभावित हो रही है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, प्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न आप देखिएगा, ओजोन परत ह्रास के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2? बताएं, N2 या H2 या CO2 या फिर CFC? बताने, ओजोन परत ह्रास यानी कि ओजोन परत में जो कमी हो रही है उसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जो गैस है वो कौन सी है? तो वो CFC होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, COP8 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? COP8 सम्मेलन जो संपन्न हुआ है वो कहाँ पर संपन्न हुआ भाई? वो संपन्न हुआ है आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए में दिया नई दिल्ली, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि तापमान वृद्धि का परिणाम होगा, क्या होगा? अगर तापमान में वृद्धि होगी तो समुद्र का जलस्तर ऊंचा होगा, बिल्कुल ऊंचा होगा, चूंकि हिमानियों का पिघलाव होगा, सागर तटों का जलमग्न हो जाए, मतलब क्या होगा? जब तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि क्यों होगी? जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी तो वातावरण गर्म होगा, और जब वातावरण गर्म होगा तो क्या होगा? वातावरण के गर्म होने के तदुपरांत जो हवाएं होंगी वो गर्म हो जाएंगी, गर्म हवाएं जाकर के पर्वतों से टकराएंगी, पर्वतों पर चूँकि बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ जो होते हैं वो रहते हैं, ग्लेशियर रहते हैं, तो पिघलना प्रारंभ करते हैं गर्मी पा करके, और तब नदियों का जलस्तर बढ़ जाएगा, और इसके कारण नदियाँ चूँकि समुद्र में गिरती है इसलिए समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो जो द्वीपीय इलाके वो डूबना प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक, तमाम प्रकार की चीज़ें होंगी, हिमानियों का पिघलाव होगा, तापमान की वृद्धि से हिमानिया यानी कि ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, सागर तटों का जलमग्न हो जाना यानी कि जो समुद्री द्वीप हैं, समुद्र के जो तटीय इलाके हैं वो सब डूब जाएंगे उसमें, ऑप्शन नंबर डी ये सभी चीज़ें होंगी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन सबसे अधिक किसके द्वारा किया जाता है? बताएं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन सबसे अधिक किस देश के द्वारा होता है? जापान, चीन, या भारत, या USA के द्वारा? किसके द्वारा होता है भाई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा USA के द्वारा, अर्थात अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबसे अधिक जो है उत्सर्जन वही लोग करते हैं। ठीक, फ्रिज वगैरह से निकलती है गैसें, AC, फ्रिज। अगला प्रश्न है, ओजोन परत नष्ट होती है,
ओजोन परत नष्ट होती किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, सल्फर डाइऑक्साइड से, अमोनिया से। फटाफट से बताएंगे। तो ओजोन परत जो नष्ट होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नष्ट होती है मुख्य रूप से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। प्रश्न बड़ा ही धाकड़ है, अच्छा प्रश्न है। सन 2050 तक, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, देखेंगे। चलिए प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका है, एक मिनट, प्रश्न क्या है? सन 2050 तक, सन 2050 तक ग्रीन हाउस गैसेस या ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में मतलब कितने % तक कमी की जा सकती है? बताएं। सन 2050 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कितने % तक कमी की जा सकती है? तो लगभग और लगभग विद्वानों ने कहा कि 40 से 70% तक कमी की जा सकती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 1800 के दशक के अंत में मानव ने कितने बिलियन टन CO2 का उत्सर्जन किया है? तो 1800 के दशक के अंत में मानव ने लगभग और लगभग अगर बात की जाए तो जो है 2400 अर्थात 2400 बिलियन टन CO2 का उत्सर्जन किया है। 2400 बिलियन, ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के विशेष परिणाम है ग्रीष्म लहर, मानसून या समुद्री तापमान या ये सभी? तो भारतीय उपमहाद्वीप के विशेष परिणाम जो हैं ये सारी चीज़ें हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दी, मानसून, ग्रीष्म लहर, समुद्री तापमान, सब। अगला प्रश्न, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है? बताएं। विश्व का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है चीन, भारत, इटली या अमेरिका? तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो उत्सर्जक देश है वो कौन सा है? वो भारत है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आईपीसीसी की स्थापना किस सन में हुई है? तो आईपीसीसी की स्थापना जो हुई है भाई वो हुई है खास करके 1988 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से सब प्रश्न याद रखिएगा, आईपीसीसी की स्थापना याद रखिएगा। ओके, और ये 2050 वाला जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में एक प्रकार से जो कमी की जानी है उसके बारे में ये सब ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हैं, बताएं। जलवायु परिवर्तन के कारण कौन, मतलब कितने कारण हैं? 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं, कितने कारण हैं? तो भाई जलवायु परिवर्तन के कितने कारण हैं बताने का प्रयास करेंगे। जलवायु परिवर्तन के 2 कारण हैं। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, 2 कारण हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। निम्नांकित में से जलवायु परिवर्तन का कौन सा प्राकृतिक कारण नहीं है? प्राकृतिक कारण और मानव जनित कारण, यही 2 कारण है। ओके, बताएं। निम्नांकित में से जलवायु परिवर्तन का कौन सा प्राकृतिक कारण नहीं है? ज्वालामुखी, महासागरीय धाराएं, महाद्वीपीय पृथक्करण या ग्रीन हाउस? बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो बिल्कुल ग्रीन हाउस जो प्रभाव है ये प्राकृतिक कारण नहीं है जलवायु परिवर्तन का, ये मानव निर्मित कारण है, मानव जनित कारण है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी। बाकी महाद्वीपियों का पृथक्करण होना ये मनुष्य के बस में नहीं है, ज्वालामुखी आना मनुष्य के बस में नहीं है, महासागरीय धाराओं का बहना ये मनुष्य के बस में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी अर्थात ग्रीन हाउस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं? बताएं। निम्नलिखित में से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। समुद्री स्तर का निरंतर बढ़ना, बिल्कुल आपका ये भी हो जाएगा। इसके अलावा तापमान में सामान्य से अधिक वृद्धि हो जाती है, जलवायु परिवर्तन से बिल्कुल हो जाती है। प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है। तो ऑप्शन डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त सभी ये सभी। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित कितनी राष्ट्रीय कार्य योजनाओं का आरंभ किया है? बताएं। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, फटाफट से। भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित कितनी राष्ट्रीय कार्य योजनाओं का आरंभ किया है? 5 का, 6 का, 7 का, 8 का? कितनी योजनाएं चलाई हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल 8 योजनाएं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय कार्य योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? बताएं। राष्ट्रीय कार्य योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी भाई? बताइएगा सभी लोग। तो राष्ट्रीय कार्य योजनाओं की जो शुरुआत हुई थी वो 30 जून 2008 को हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। डिजास्टर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? बताएं।
आपदा जिसको कहते हैं उसी को अंग्रेजी में डिजास्टर शब्द कहते हैं। डिजास्टर शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रांसीसी शब्द से हुई, मतलब कि डिजेस्टर शब्द से हुई है, जो कि डेस और एस्टर दो शब्दों से मिलकर के बना है। इसका मतलब होता है, डेस का मतलब होता है बुरा यानी एविल, और मतलब कि एस्टर का मतलब होता है तारा अर्थात स्टार। ओके, तो कुल मिलाकर के क्या मतलब होता है, यानी कि बुरा तारा, एविल स्टार जिसको कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एविल स्टार मतलब क्या होता है, बुरा तारा। अर्थात आपदा की वैसे तो कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती है, लेकिन फिर भी परिभाषा कई विद्वानों ने दी है। तो आइए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसके बारे में। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न क्या दिया हुआ है आपके समक्ष कि डिजास्टर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है भाई। तो शब्द कौन सा है, ऑप्शन ए लैटिन, बी है फ्रांसीसी है, अंग्रेजी, और डी है रूसी। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, फ्रांसीसी। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, आपदा कितने प्रकार की होती भाई। तो आपदा कितने प्रकार की होती है, आपदा जो होती है ये दो प्रकार की आपदाएं होती, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से या निम्न में से प्राकृतिक आपदा है, आग लगना, इमारत ढहना, सुनामी, या इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक आपदा कौन सी इनमें से भाई, सुनामी जो है एक प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन नंबर सी में दिया सुनामी करेक्ट आंसर होगा। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। क्षति और मौतों को कम करना बिल्कुल ये उद्देश्य है। इसके अलावा पीड़ित व्यक्तियों की रक्षा करना ये भी उद्देश्य है आपदा प्रबंधन का। शीघ्र पुनर्प्राप्ति करना ये भी आपदा प्रबंधन का ही उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी उद्देश्य होते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय खतरे। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। पर्यावरणीय खतरे हैं जलीय, वायुमंडलीय या स्थलीय। पर्यावरणीय खतरे हैं बताएं। तो ये सभी खतरे खास करके पर्यावरणीय खतरे हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ओके, पर्यावरणीय खतरों में जलीय खतरे भी हो सकते हैं, स्थलीय और वायुमंडलीय। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, पर्यावरणीय भेद्यता के कारक हैं। पर्यावरणीय भेद्यता के कारक हैं आवरण या अनुकूली क्षमता। तो ये दोनों होंगे। ऑप्शन नंबर ए और बी करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न आपका आ चुका है, ये आपका लास्ट स्लाइड होगी, चूँकि लगभग अब 16वां चैप्टर जो आपका है, जिसका नाम क्या है, आपदाओं के प्रकार, बाढ़, सूखा और ये तमाम प्रकार की, सुनामी हो गई, नाभिकीय आपदाएँ हो गई, रासायनिक आपदाएँ हो गई, ठीक है, ये सब। तो इन सभी के बारे में चर्चा करने का प्रयास हम करेंगे। बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से होंगे। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है कि विकिरणों का प्रभाव पड़ता है, विकिरणों का प्रभाव पड़ता है गुणसूत्रों की संरचना पर, या आकारिकी पर, या शारीरिकी पर, या बाह्य आकृति पर। फटाफट से बताएंगे। विकिरणों का प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है भाई विकिरणों का प्रभाव, तो किस पर पड़ता है, गुणसूत्रों की संरचना पर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्राकृतिक आपदा निम्न में से कौन सी नहीं है बताएं। बाढ़, साइक्लोन, साइक्लोन माने चक्रवात होता है, भूकंप या वायु दुर्घटना। बाढ़ बताएं कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है इनमें से। तो प्राकृतिक आपदा कौन सी नहीं इनमें से, वायु दुर्घटना जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि भूकंप, चक्रवात, बाढ़ ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। साइक्लोन माने चक्रवात होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेवार गैस कौन सी है बताएं। भोपाल गैस त्रासदी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, तो उसके लिए जिम्मेवार गैस कौन सी है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेवार जो गैस है सबसे अधिक, वो कौन सी थी भाई, उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सुनामी लहरों का आतंक कब हुआ था। तो सुनामी लहरों का जो आतंक हुआ था वो कब हुआ था भाई, तो वो आपका डेट है 26 दिसंबर 2004। ये सुनामी लहरों का आतंक आया था, 2004 में सुनामी आई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अर्थात 26 दिसंबर 2004 को सुनामी लहरें आई थी। ओके, बात ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न थे जो कि मैंने चर्चा करी है। लगभग 16 चैप्टर्स जो आपके थे, पूरे के पूरे सिलेबस से हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को छाड़ करके आपके लिए रखा, ताकि आप आसानी से पढ़ सकें और अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो लगभग ये प्रश्न ऐसे थे आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिनको मैंने ऑलरेडी आपको एक ही वीडियो के माध्यम से बता दिया। निश्चित तौर पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा हर एक बात, हर एक चीज़ें। और तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और आपको एक बात और बता दूं कि ये जिन छात्र छात्राओं ने BA 3rd सेमेस्टर में होम साइंस लिया है, उनके लिए यहाँ पर देखिए चैप्टर 1 मैंने पढ़ा दिया है। आहार आयोजन के बारे में विस्तार से हमने समझाया है। ये वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये वीडियो आप देख सकते हो हमारे चैनल पर है।
बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ही एक प्रकार से विधिवत तरीके से इस चैप्टर को हमने समझा दिया है, बोर्ड पर पढ़ाया है, आकर्षक तरीके से खूब अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया है। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा जा करके। अगला आपको बता दूं कि बीए थर्ड सेमेस्टर का जिस प्रकार से यहाँ पर आपने अभी जियोग्राफी के मैथ मॉडल पेपर को समझा, उसी प्रकार से सोशियोलॉजी बीए थर्ड सेमेस्टर के मॉडल पेपर पर मैंने चर्चा कर दी है ऑलरेडी। इसमें लगभग और लगभग जो है 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर हमने चर्चा करी है। ये भी वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें छांट करके विभिन्न चैप्टर से अच्छे अच्छे जो प्रश्न थे उसको छांट करके इस वीडियो में रखे हैं सोशियोलॉजी वाले में, इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 में हमने पढ़ा दिया, इसको भी देख लीजिएगा आप सभी लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ओके, कौटिल्य के आर्थिक विचारों के बारे में विस्तार से चर्चा कर दिया हमने, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा ये। इसके अलावा शिक्षा शास्त्र बीए थर्ड सेमेस्टर के बारे में बता दें कि चैप्टर 1 के बारे में हमने चर्चा कर दी है। एजुकेशन एंड फिलोसॉफी, कॉन्सेप्ट, नेचर एंड रिलेशनशिप, इसके बारे में विस्तार से हमने चर्चा कर लिया है। आप लोग इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक। इसके अलावा जियोग्राफी का चैप्टर 1 जो है मैं बता दूं आपको, यहाँ पर तो आपने जियोग्राफी के मॉडल पेपर को समझा, लेकिन जियोग्राफी का चैप्टर 1 हमने विधिवत तरीके से विस्तार से समझा दिया है। तो आप सभी लोग जियोग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ लीजिएगा। पर्यावरण, संकल्पनाएं एवं तत्व, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है चैप्टर 1, तो आप एक बार जरूर पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर सोशियोलॉजी का चैप्टर 1 बीए थर्ड सेमेस्टर का हमने पढ़ा दिया है, ये भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसके अलावा और भी तमाम प्रकार के जो चैप्टर्स हैं हमने पढ़ा रखे हैं, तो आप एक बार सभी यूनिवर्स मतलब कि सभी विश्वविद्यालयों को ध्यान में रख करके सिलेबस पढ़ाया जाता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में सर जी ऐसा नहीं होगा, हमारे में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। हर विश्वविद्यालय के सिलेबस को ध्यान से पढ़ने के बाद में आपका मॉडल पेपर मैं सेट करता हूँ, तो इसके लिए आप सभी किसी भी विश्वविद्यालय से हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है, चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो रही है, सभी की दृष्टि से लेक्चर्स हमारे महत्वपूर्ण होते हैं। और ये जो मॉडल पेपर हमने ऑब्जेक्टिव बताया है, ये ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो महत्वपूर्ण होंगे ही, इसके अलावा जिन यूनिवर्सिटीज़ में लिखित टाइप की परीक्षा होगी उनके लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। क्यों महत्वपूर्ण होंगे? क्योंकि आपको मैं बता दूं कि यहाँ से आपको बहुत अधिक मात्रा में जानकारी मिली, और उन जानकारी को जब आप कॉपी में अपने उत्तर को लिखेंगे तो अच्छे तरीके से उस जानकारी को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उस जानकारी को लिखेंगे तो बहुत अधिक मात्रा में आपको नंबर मिलने के चांसेस होंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, अल्लाह।